सागर छोड़ के हमारे किनारे थे, तो उसके लिए भी एक योजना लेकर आए, वो भी निगलेक्टेड पड़े थे, जबकि सबसे ज्यादा खनिज संपदा वहीं थी। रेवेन्यू सबसे ज्यादा वहां से आती थी, बंदरों के कारण सबसे ज्यादा इंडस्ट्री वहां लगी थी। पूरे सागर छोर के किनारों को रोड से जोड़ दिया और इसके वहां पर हर तहसील की एक डेवलपमेंट प्लानिंग बनाई गई और सागर खेडू विकास योजना वहां उन्होंने शुरू की। आज वो एरिया पूरा गुजरात की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बैकबोन बना हुआ है। और तीसरा, हमारे यहाँ देश भर में था उस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ड्रॉप आउट का था, एनरोलमेंट एंड ड्रॉप आउट एजुकेशन की, प्राइमरी एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो गुजरात जैसे राज्य में बहुत बड़ी समस्या थी। उन्होंने खुद कड़ी धूप के अंदर पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक सब लोगों ने 5 दिन शुद्ध रूप से 5 दिन में 25 स्कूलों में जाना है और महोत्सव के रूप में बच्चों के एनरोलमेंट का कार्यक्रम शुरू कराया और हमारे एनरोलमेंट को 100% तक पहुंचाया। और उसके बाद वहां अभिभावकों की कमेटी बनवाई। स्केल और स्पीड का जो है उनका कॉन्सेप्ट वहीं से आया, वो शुरू से है, वो शुरू से है। संगठन में भी था, सरकार में भी था, गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी था। और उन्होंने अभिभावकों की कमेटी बनाई, विशेषकर माताओं की कमेटी बनाई। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं आता है तो इसकी चिंता होती थी, मास्टरों की जिम्मेदारी तय कर दी। और ये सारी चीजों के बाद प्राइमरी एजुकेशन में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी गुणोत्सव कर एक कार्यक्रम लिया और इसके कारण परिणाम ये आया, एनरोलमेंट 67% था, वो 100% पहुंचा। ड्रॉप आउट रेशियो 37% था, वो पॉइंट समथिंग पहुंच गया, 1% से नीचे चला गया। अब इसका इवैल्यूएशन कोई करेगा तो मालूम पड़ेगा कि देश के विकास में, गुजरात के विकास में इसका कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है, ना जो अपने संविधान के दिए हुए अधिकारों को जानता है, ना संविधान ने हमसे जो अपेक्षा करी है वो दायित्व को जानता है, वो कैसे एक अच्छा नागरिक बन सकता है। इसके अंदर आमूलचूर परिवर्तन है। इसी प्रकार से शहरी विकास, ग्रामीण विकास, औद्योगिक नीति, वाइब्रेंट गुजरात का उन्होंने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करा। खावड़ा तक पानी भी उनके समय में ही पहुंचा। नर्मदा योजना को अंजाम तक पहुंचाने का काम किया। सौनी योजना लाकर गुजरात के अंदर लगभग टैंकर राज को समाप्त कर दिया। गुजरात ऐसा एक क्षेत्र था जहां टैंकरों की इंडस्ट्री चलती थी क्योंकि गांव में पानी नहीं होता था। आज फ्लो से पानी हर गांव में जाता है, पीने की पानी की कहीं किल्लत नहीं है। और दृढ़ता पूर्वक, कठोरता से नीति बनाकर जो काम किया, इसका परिणाम यह है कि गुजरात के कई जिले आज काली यादी से बाहर आ चुके हैं। 100 फुट भूगर्भ जल का लेवल ऊपर आया है। पूरे भारत में एक ही ऐसा क्षेत्र है जहां भूगर्भ जल में बढ़ोतरी हुई। तालाबों को बहुत डीप करने का काम किया गया, छोटे छोटे चेक डैम बनाए गए, नर्मदा का जो बाढ़ का पानी था उसको तालाबों में डाइवर्ट कर। इस प्रकार से ये दूसरी चैलेंज को उसने इतने अच्छे तरीके से लिया कि देश भर के अंदर जो मिली जुली सरकारों का एक युग था, वो युग में एक छवि बनी थी कि ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम शायद फेल तो नहीं कर जाएगी। गुजरात के नरेंद्र भाई के सफल मुख्यमंत्री काल के दौरान न केवल गुजरात, देश भर में एक आशा का किरण जागृत हुआ कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई दोष नहीं है, ये सफल हो सकती है, ये डिलीवर कर सकती है, अंतिम व्यक्ति तक जा सकती है। और वेलफेयर स्टेट की जो कल्पना, कल्याण राज्य की कल्पना, मैं पश्चिम की कल्पना की नहीं बात नहीं करता, अपने संविधान निर्माताओं ने जो कल्पना करी थी वो साकार हो सकती है। तो ये दूसरी चैलेंज थी। और तीसरी चैलेंज, जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने तब आए। आप जानते ही हो, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के लिए कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, ये कोई राजनीतिक मौका भी नहीं है, परंतु हर क्षेत्र के अंदर देश नीचे 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 जा रहा। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार सरफेस पर आ चुके थे। सार्वजनिक जीवन पर श्रद्धा पाताल के अंदर पहुंच गई थी। दुनिया भर में देश का कोई सम्मान नहीं था। हमारी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा बिल्कुल लचर हो पड़ी थी। पॉलिसी पैरालिसिस हो चुका था। नीतिगत फैसले महीनों तक सरकार की आंतरिक उलझनों में उलझते रहते थे। एक मंत्री महोदय ऐसे थे पूरे 5 साल कैबिनेट में ही नहीं आए। कई सारी ऐसी चीजें थी जो सवाल करती थी कि कैसे चल सकता है।
ऐसे माहौल में मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री का चैलेंज उनके सर पर आया और आज हम देख सकते हैं कि 7 साल के अंदर सारी व्यवस्थाएं अपनी अपनी जगह से। हाँ, समस्याएं आती है, आएगी भी, भविष्य में भी आएगी, मगर समस्या को एड्रेस किया जाता है, तत्काल एड्रेस किया जाता है, उसका समाधान निकालने का प्रयास किया और संवेदनशीलता के साथ उसको आगे बढ़ाया जाता है। और इसके कारण एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण देश की सुरक्षा व्यवस्था भी चौक चौबंद हुई। कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत एयर स्ट्राइक करेगा या सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। ये तो अमेरिका के लिए रिजर्व चीज हाँ, कि वही कर सकते हैं, वही कर सकते हैं। आज इसके कारण भारत के युवा का हौसला हुआ है, हम भी कर सकते हैं। कभी ये नहीं हो सकता था कि कोई प्रधानमंत्री कहेगा कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का साहस भारत में है और हम पहुंच सकते हैं। ढेर सारे स्टार्टअप आए, लोग लगे, मुझे विश्वास है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी मोदी जी के नेतृत्व में बन ही जाएगी। और 11 नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था, 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। हाँ। बहुत बड़ा जंप आया है, ढेर सारे सुधार हुए हैं, रिफॉर्म्स हुए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हमने परिवर्तन। तो मोदी जी के जीवन में जो 3 बड़े बड़े आप स्टेज, तीनों स्टेज चुनौतीपूर्ण थे और उन्होंने बड़े धैर्य से, मक्कमता से और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ तीनों चैलेंजों को सफलतापूर्वक पार करा है। मैं मानता हूं उनकी लीडरशिप की ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। आपने अभी बात में जिक्र किया कि एक समय लगने लगा था कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी फेल हो जाएगी। राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में परसेप्शन का बहुत महत्व होता है। मीडिया और बुद्धिजीवियों का एक वर्ग है देश में जिसका मानना है कि मोदी जी अधिनायकवादी हैं, डिक्टेटरशिप में यकीन करते हैं, किसी से सलाह मशविरा नहीं करते, अपनी चलाते हैं। तो आपको लगता है कि आप लंबे समय से उनसे जुड़े हुए हैं, आपका अनुभव इस पर क्या कहता है? मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे संगठन और सरकार दोनों में मोदी जी के साथ काम करने का मौका है। पहले गुजरात के संगठन में, फिर गुजरात सरकार में, और यहाँ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तब मोदी जी प्रधानमंत्री थे और अब उनकी सरकार का मैं मंत्री हूँ। मैंने मोदी जी को नजदीक से काम करते हुए देखा है। ये सारे लोग जो आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। मैंने मोदी जी जैसा श्रोता देखा ही नहीं। किसी भी समस्या के लिए बैठक हो, कम से कम मोदी जी बोलते हैं, बहुत सब लोगों को धैर्यपूर्वक सुनते हैं और फिर उचित निर्णय लेते हैं। और कई बार तो हमें भी लगता है क्या भाई इतना सोच विचार हो रहा है। 1 बार बैठक, 2 बार बैठक, बहुत धैर्यपूर्वक वो निर्णय करते हैं और छोटे से छोटे व्यक्ति के सुझाव की गुणवत्ता के आधार पर वो महत्व देते, व्यक्ति के आधार पर नहीं देते। तो ये कह देना कि वो निर्णय थोपने वाले नेता है, जरा भी सच नहीं है। और जो लोगों ने उनके साथ काम किया है, काम करने वालों में भी क्रिटिक होते हैं, वो भी इतना तो जरूर कहेंगे कि इतनी डेमोक्रेटिक तरीके से कैबिनेट कभी नहीं चलती होगी, इतनी डेमोक्रेटिक तरीके से मोदी जी के प्रधानमंत्री नाते। और मैंने उनके जैसा श्रोता, लिसनर देखा नहीं। फिर ये परसेप्शन क्यों बना? जानबूझकर बनाया गया या कुछ घटनाओं की वजह से बना? देखिए, जानबूझकर ही बनाया जाता है और वो डिसिप्लिन के आग्रही है। तो कोई फोरम में जो डिस्कशन होता है वो बाहर नहीं आएगा। एक जमाने में आ जाता था सब आप लोगों के उपयोग के लिए, अब नहीं आता है। तो को लोगों को मुश्किल होती है बहुत कम आता है। तो लोगों को लगता है फैसला मोदी जी ने ले लिया। लोगों को मालूम नहीं है कि, जनता को भी मालूम नहीं है, जर्नलिस्टों को भी मालूम नहीं है कि ये सामूहिक चिंतन का परिपाक है। निर्णय तो ऑफकोर्स वो ही करेंगे क्योंकि वो प्रधानमंत्री है और उनको ही करना चाहिए। जनता ने अधिकार उनको दिया है, बाकी सारे मंत्री को फिर मोदी जी ने अधिकार दिया है। यही तो हमारा संविधान है। परंतु सबके साथ चर्चा कर सबको बोलने का मौका देकर, सबके प्लस माइनस पॉइंट सुनकर ये फैसले होते हैं।